तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने मेथड ऑफ चार्जिंग भी सीख लिया था कि कैसे हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। सिंपल बातें हो गई थी, ठीक है। अभी तक बहुत आसान से चल रहा था और उन्होंने न्यूमेरिकल भी लगाया था, ठीक है। तो चार्जिंग के कितने मेथड थे? सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने, बताओ? इंडक्शन, इंडक्शन पढ़ लिया था हम लोग ने। और क्या हो सकता है बताओ? कंडक्शन, एक क्या होता है मेथड कंडक्शन, और एक लास्ट में क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं? रब करते हैं। दो सरफेस जब एक दूसरे को रब करेंगे तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब मैंने बता दिया था आपको। सबसे पहले आपने फ्रिक्शन ही पढ़ा होगा। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये है ना, सबसे पहले फ्रिक्शन ही बताया मैंने। यहाँ देखो लिखा हुआ एक बात लिखी थी, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। मतलब मैंने उस दिन अच्छे से सिखाया था कि जिस सरफेस पर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इस सरफेस को छोड़ सकता है, मतलब कम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए दूसरे सरफेस पे, है ना, उसी कहते हैं लोअर वर्क फंक्शन हो गया। तो वर्क फंक्शन कहते हैं एक टाइप की एनर्जी थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस लाने में जो लगने वाली एनर्जी है ना। वर्क फंक्शन क्लियर हो रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी मैं बॉन्ड में नहीं जाऊंगा, मैंने उस दिन काफी अच्छे से बताया था कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करने वाली बात बताई थी मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। मैंने क्या सिखाया था? मैंने गोल्ड लीफ आपका एक्सपेरिमेंट भी सिखाया था, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये भी सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कंटेंट। उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला केस है। देखो ना, रबिंग की बात हो रही है। कह रहे हैं एक पीस है पॉलिथीन का, एक पन्नी ले ली, उसको रब कर रहे हैं एक वूल से, ऊन से, है ना, ऊन होता है ना, उससे रब कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एक चार्ज है -2 × 10⁷ कूलम, वो डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है वूल से चार्ज ट्रांसफर हुआ। माइनस साइन का मतलब क्या है? मैंने क्या सिखाया था? निगेटिव चार्ज बॉडी कब होती है? जब आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए। एक्सेस होने का मतलब है कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे, तो वूल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए? पॉलीथीन पर। तो कितना चार्ज हो गया उसका? -2। माइनस साइन से ही मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर गया। अब कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड ऑन द पॉलीथीन या टू द पॉलीथीन। अब ध्यान देना बेटा कि ये जो मैंने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। तो अगर चार्ज आ रहा है, एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ही चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए वो निकाल लें, तो हम क्या कर सकते हैं? उस n की वैल्यू जो आ जाएगी कि 10 गए या 20 गए या 30 गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता रहता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? उस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मास जो बढ़ेगा पॉलीथीन का वो पता चल जाएगा। सिंपल सी बात थी। तो मैंने यही किया। देखो पहले n निकाला। n निकालने के लिए क्या किया? एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल चार्ज बराबर होता है n मल्टीपल ऑफ E। ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। अगर Q निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर Q पॉजिटिव है तो प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। 1.6 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब अभी मैं सिंबल की बात, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड। तो यहां से n निकल गया। n जैसे ही मुझे मिल गया, मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बगल में लिखा हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 125 × 10⁻10, जिसको बाद में मैंने 1.25 × 10⁻12 लिख दिया। सिंपल था ये। चल ये हो गया n की वैल्यू। उसका n को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें टोटल इंक्रीज इन मास मिल गया। समझ में आ रहा है? ये था पहला क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन कराया, मैंने बोला 10⁻12 अल्फा पार्टिकल हर सेकंड गिर रहे हैं एक स्फीयर के ऊपर, न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर। मतलब न्यूट्रल बोलने का मतलब ये होता है कि ना वो पॉजिटिव चार्ज है या ना ही वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक मिनट बेटा, बड़े। तो यहां पे क्या कर रहे थे हम लोग इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन कह रहा है 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स। तो एक अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? देखो मैंने क्या मेंशन किया हुआ है
अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बताओ सर? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर, सही है? ठीक है, वेरी गुड, ये याद रखना, ये काम आएगा इस क्वेश्चन में। तो अब मैंने एक फिगर बनाया था यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक फिगर बनाया था, देखो लास्ट क्लास का ये मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, एक स्फीयर बनाया, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में कितने गिर रहे हैं, 10 टू द पावर 12, मतलब बहुत ढेर सारे, है ना? और एक अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैंने बोला कि टी सेकंड की बात कर लेते हैं, टी सेकंड की बात कर लेते हैं, तो एक हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी 10th क्लास में, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां से एक फॉर्मूला बन के आता है ना, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q क्या होता था, मतलब टोटल जो चार्ज फ्लो कर रहा है वायर के अंदर से, यही होता था ना, ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक ये समझ नहीं पाए बच्चे। ओके फाइन, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर। तो इसका मतलब है अगर हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है इसके ऊपर जो होगा वो 1 सेकंड में कितना था, 10 टू द पावर 12 अल्फा, तो टी टाइम में कितना होगा, 10 टू द पावर 12 अल्फा इंटू टोटल टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज, वेरी गुड। तो ये मैंने क्या निकालने की कोशिश करी, ये हमारा टोटल चार्ज ऑन स्फीयर का एक छोटा सा फॉर्मूला, मैं कलर यूज करता हूं अलग, ठीक है, ये समझ में आ गया, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने क्वेश्चन पढ़ के बना लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, टोटल चार्ज हम एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ना क्या लिखा हुआ। अब मैंने क्यू कैसे निकाला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कैलकुलेट टाइम इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम। तो ये पहले से बता रहा है कि टी टाइम में कितना चार्ज होगा, 2 माइक्रोकूलम होगा, वेरी गुड। तो 2 माइक्रोकूलम होता कितना है सर, माइक्रो आपने सिखाया था, माइक्रो कहीं देखना तो इसका मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सब 11th क्लास की चीज है, सिखाई थी, ठीक है। तो 10 टू द पावर -6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कर दिया, अब क्या हो जाएगा ये कूलम में, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया था जिसमें मुझे क्यू दिया है क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना है, ठीक, मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा, तो टी निकल जाएगा आसानी से। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 12 इंटू 2 इंटू प्रोटॉन इंटू टाइम, ठीक, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन देखो, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो कितना आंसर आएगा, 6.25। नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा कर सकता हूं आपके लिए, नहीं आ रहा है, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है, एक बार और कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, QT इज इक्वल टू क्या था बताओ, इनटू ये कितना है, ठीक है, मैंने माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर प्रोटॉन की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूं, मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए, राइट, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 था, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा बताइए सर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब मैं देखो यही सॉल्व कर लूं क्या, +12 -19, एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, क्या पढ़ा था, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर m प्लस n, यहाँ x देखो कौन है, x की वैल्यू कितनी है, 10, वेरी गुड, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ, 12 प्लस -19, क्लियर है, बहुत सिंपल था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 10 टू द पावर -7 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है, वेरी गुड।
ये -7 हो गया। और कुछ बचा यहाँ पर? नहीं, t इधर रहेगा। कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। ये -6 है, ये -7, तो एक बचेगा सिर्फ, -1 बचेगा यहाँ पर सिर्फ। ठीक, और कुछ है यहाँ पर? नहीं। तो पहले लिख लेते हैं। तो 1 इंटू 10 अपॉन, कैसे किया मैंने? देखो यहाँ थोड़ी सी जल्दी कर दी मैंने, है ना, नहीं समझ में आएगा। चलो मैं हटा देता हूं। कैलकुलेशन इतनी इजी है बेटा कि आपको आ जाएगी। चलो यहाँ अभी 1 बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा? 1.6। यहाँ क्या बचा? ठीक है। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया बेटा पूछ लीजिएगा, ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, अब ये 10 को -1 कहां जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा ये 10? अब मैं 1.6 को क्या लिख सकता हूं? 16 अपॉन लिख सकता हूं मैं। 10 कहां चला जाएगा? ऊपर। वेरी गुड। 2 का टेबल आता है, कर सकते हो? कितना आएगा? 6 ठीक है। नहीं आता तो मैं करके दिखाऊं। डाउट है किसी को? बेटा आपको आ गया? ठीक है, डाउट पूछने में हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं आता है तो पूछ लो, ठीक है। ये था आपका, यही आपको कैलकुलेट करना। समझ में आया क्वेश्चन? देखो देखने में एकदम लग रहा था कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये है फिजिक्स। फिजिक्स आपको तभी आएगी जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। आज का टॉपिक जो था वो क्या था? कूलम्ब्स लॉ। इसको मैं इरेज कर दूं, नोट करना है, ठीक है, इरेज कर दे। चलिए, तो आज का जो मेन टॉपिक था, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो तो पुराना टॉपिक था, है ना। वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है यार? चलो हम लोग ने चार्ज पढ़ लिया था, ठीक है। चार्ज पढ़ लिया था, तो चार्ज में क्या सीखा था हम लोग ने? हाँ, मतलब ये समझ में आ गया था कि सर एक कोई चार्ज है, एक कोई चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, जिसकी वैल्यू आपने लिखी थी स्मॉल q, और एक नेगेटिव चार्ज आपने ले लिया, तो आपने बताया था कुछ फोर्स और अट्रैक्शन होता है। तो ये जो फोर्स है इसके बारे में कौन बताएगा हमें? कूलम्ब साहब ने बताया। उन्होंने ही डिफाइन किया कि फोर्स कितना होगा। अभी तक क्या पढ़ा हम लोग ने? हमने चार्जिंग पढ़ लिया, है ना, चार्ज कैसे करते हैं कि सरफेस को। हमने ये भी सीख लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। हमने सीख लिया पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि कितना फोर्स लगेगा, है ना। रिपल्शन का जो फोर्स है वो भी कितना लगेगा ये नहीं पता, और अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तब भी कितना लगेगा नहीं पता। तो देखो जरा, तो क्या बताया इन्होंने, कूलम्ब साहब ने ये बताया, अगर कोई भी दो चार्ज है, मैं कोई नेचर की बात नहीं करता हूं, ठीक है, मैं नेचर की बात नहीं करता हूं, ठीक है, बस एक सिंपल जनरलाइज बात करते हैं। मैंने बोल दिया Q1, ठीक है, मैंने बोल दिया Q2, ठीक है, दो चार्जेस मैंने बोल दिए बेटा। अब मैंने बोला इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है? r डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या है? r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा? उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहां से उन्होंने एक जनरलाइज फॉर्मूला बताया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K क्या है सर? तो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में बच्चों, ठीक है, कांस्टेंट, या फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपका यहां पर जो रिलेशन निकल के आता है कि अगर मेरे को चार्ज की वैल्यू पता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, के तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स, ठीक, और आर की वैल्यू तो हमें पता ही रहेगी,
तो हम उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को निकाल सकते हैं आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से। क्या लिखा हुआ देखो स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। और ये जो फोर्स होगा वो हमेशा से जो आपका डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसी के अलोंग होगा, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो, लेकिन होगा हमेशा से उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा। आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगर जो दो चार्जेस हैं, देखिए लिखा भी हुआ Q1 Q2, अगर उनको सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस r से, तो F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच का, और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ सेम एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है वो यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं अपनी इंक को इरेज कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं साथ साथ में नोट्स बनाओ। ठीक है, और आपको यहां पर कंटेंट दिख रहा होगा। देखो ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया है ना। ठीक, रिपल्सिव फोर्स कब होगा, जब सेम नेचर का चार्ज होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब यस अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। यहां कुछ लिखा हुआ देखिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू F2 ऑन 1 लिखा हुआ। देखो अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको, चलिए मैं अभी आपको नोटेशन सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, हर चीज अभी एक बार में नहीं आएगी, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक, अभी आप सिर्फ थ्योरी पढ़िए, वेक्टर फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो आपको सारी नोटेशन समझ में आ जाएगी। क्या मैंने ये बताया समझ में आ गया? देखो k की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कांस्टेंट होता है, तो k जो होता है वो होता है 1/4 पाई f sin l नॉट। ये तो हर किताब में लिखा हुआ है ना, हर किताब में लिखा हुआ। मैं एक चीज सिखाऊंगा, k क्या है एक्चुअल में बेटा, ये होता है, ये रियलिटी है। f sin l क्या होता है, परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। अच्छा, ये परमिटिविटी क्या होती है, जो दो चार्ज जिस भी मीडियम में रखे हुए हैं, है ना, तो जो सराउंडिंग्स है वो क्या उनके बीच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें एयर में या वैक्यूम में, तो वहां पर डिस्टर्बेंस सबसे कम होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। और जैसे जैसे मीडियम बदलता है वैसे वैसे आपका ये वैल्यूज क्या होती है, बदलती है। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी बदलती हैं। तो अगर वैल्यू बदलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये डिनोमिनेटर में है, तो एक बेसिक चीज तो पता होगा ना, 2/3 लिखा हुआ है, उसके बाद 2/4 लिख दूं तो आपको पता है कौन सा वाला लेस होगा, बताओ। आप कह सकते हैं बहुत सिंपल, बस इसको देख के बता सकते हो कि सर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरी वैल्यू घट रही होगी। सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब अगर f sin l बढ़ेगा तो k की वैल्यू घटेगी, और k फॉर्मूले में कहां होता है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर घटेगा तो पूरी फोर्स की वैल्यू घटेगी ना। एक कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सर ये यहां पर f sin l क्यों लिखा हुआ है मैं बताता हूं। तो बेटा जो परमिटिविटी होता है ना, उसकी वैल्यू होती है f sin l into f sin l r, ये फॉर्मूला होता है। जो f sin l r होता है फॉर एयर या फिर वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले को यहां पुट करते हैं ऑटोमेटिकली, मैं यहां पे अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम चीज तो लिखी हुई है, क्योंकि f sin l r एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा? ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 9 into 10 to the power 9। ठीक, अब यूनिट सिखाता हूं, यूनिट सीख लो, यूनिट कैसे बनती है। तो फोर्स की यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन होती है ना। तो k की यूनिट कैसे होगी, और आपको पता है जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है ना। ये सिंपल सी बातें पता है कि नहीं आपको? ठीक, आपको पता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम k का फॉर्मूला बना लें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। ठीक है, यूनिट लिख लें, सिर्फ यूनिट लिखेंगे। तो फोर्स का अगर यूनिट होता है न्यूटन,
और आर मीटर में हो गया, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा सर, मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सर जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलम, कूलम इंटू कूलम क्या होता है बेटा, कूलम स्क्वायर। यहां क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे सर सेम आ गया, सेम आ गया ना बॉस, समझ में आ रहा है। तो ये यूनिट डिराइव करना अगर तुम्हें आ गया तो कभी भी एग्जामिनेशन में आपको यूनिट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया। तो ये हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा है, वापस से मैंने रिवाइज करा दिया। तो ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। क्या क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़े, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये F12 F21 क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां वेक्टर का मतलब क्या है, क्यों आलोक आप बताइए। हाँ मतलब डायरेक्शन की बात हो गई। हम लोग 11th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो बिना आप वेक्टर के कर सकते हैं क्या, बिना आप डायरेक्शन के कर सकते हैं क्या। मैंने बोला मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो कहां लगाया मैंने फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया होगा। अच्छा ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने 2 न्यूटन का, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन तुमको दी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। अभी देखना चैलेंज क्या आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट ए ले लिया, ठीक है। मैंने कहा मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया ए पर, सच दैट ये मोशन करने लगा। तो आप मुझसे क्या पहला सवाल पूछोगे, सर किस डायरेक्शन मोशन कर रहा है। क्या आप मोशन की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि ये मोशन 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, उसके बाद भी ये मोशन में नहीं आया। तो क्या तुम कह सकते हो कि 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर से लगा, क्या ये कह सकते हो श्योरिटी के साथ। नहीं कह पा रहे हो ना, क्योंकि तुम सही हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम नहीं कह रहे हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फ्रिक्शन भी पढ़ाया था और आपको अच्छे से पता है सर, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू का फोर्स नहीं लगता है तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। और आपने एक और चीज सिखाई थी, अगर कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तब भी वो कैंसिल हो जाता है हमारे नॉर्मल फोर्स से, क्योंकि ऊपर से नहीं दबा रहे हैं। अगर किसी जैसे मान लो ये पेन रखी है, मेरे हाथ पे पेन रखी है, मैं इसको दबा रहा हूं, मोशन करेगा नहीं करेगा, मैं और फोर्स लगा रहा हूं और लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैंने इसको इधर से हल्का सा फोर्स लगाया, आगे बढ़ गया, समझ में आ गया रीजन क्या था। लेकिन सर ये जो आपने कंडीशन बताई, आपने ये डिफाइन ही नहीं करा था। आपने ऐसा कुछ बोला, आपने बस बोला मोशन नहीं कर रहा है। तो मोशन नहीं कर रहा, तो मोशन तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा है या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तब भी आप उसको पुश करते रहिए 2 न्यूटन से वो आगे की तरफ। जैसे अलमीरा हो गई घर में, अलमीरा तो कभी दिवाली पे साफ करने के लिए खसकाई होगी ना, अकेले खसका लेते हो, 2 लोग चाहिए ना। तो अब तुम अकेले उसको 1 घंटे तक खसकाते रहो, क्या खसकेगा कभी भी नहीं खसकेगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश करी, जब तक डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं पता होगा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फोर्स, ठीक है। हम फोर्स को समझ नहीं पाएंगे। तो जितनी भी क्वांटिटीज होती है बेटा, और उसमें जब ऐसा चैलेंज आता है फिजिक्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमें पूरा का पूरा फोर्स समझना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर लिखा हुआ है F12। यही F12 क्या है पहले समझ लेते हैं, यहां फिगर क्या कह रहा है। यहां पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है वो R है, लेकिन R12 क्या है ये भी समझेंगे। तो F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू। तो ध्यान रखना, अगर लिखा है तो 1 पहले आ रहा है, इसका मतलब 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, 1 के ऊपर। तो फोर्स अप्लाइड ऑन, यहां लिख रहा हूं मैं अपने दिमाग की याद करने के लिए। तो यहां से 1 को सर्कल बना के लिख दिया। इससे ट्रिक क्या हो गई कि पहले जो आएगा उसी पर फोर्स लग रहा है, उसके बाद वाला क्या है जो आपका फोर्स लगाने वाला चार्ज होगा 2, ठीक। तो यह इसका मतलब है कि F12 निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, यहां पर सर जो फॉर्मूला रटा था वो तो लिख देंगे फटाफट।
ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक क्वांटिटी 11th क्लास में पढ़ी थी वेक्टर में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ? हाँ, ऐसा वेक्टर जो कि हमारे टोटल मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अगर वो ऐड हो गया मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर वो पार्ट हो गया पूरे इक्वेशन का, तो वो क्या करेगा, उस पूरी क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैंने यहां पर आपको एक तरीका भी सिखाया था। यूनिट मतलब मैंने क्या सिखाया था, कहीं भी यूनिट देखो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना 1। और आपका यहां वेक्टर क्या है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। ठीक, तो इसका मतलब हो गया सर, तो ये R21 क्या कुछ डायरेक्शन का चक्कर है क्या? तो यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो ये देखो यहां पर एक एरो बना है बाहर की तरफ, सही है, समझ में आ रहा है? लिखा भी है F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, इसका मतलब है सर हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं। यही हो रहा है कुछ। चलो, तो यहां नामकरण में क्या लिखा है, R21। R21 का मतलब क्या होगा बताओ? यहां पर गलती मत करना, यहां फोर्स वाला चक्कर नहीं चलता है। ये सिंपल आपका वेक्टर है R21। R21 वेक्टर को ओपन करोगे तो क्या आएगा बताओ? R1 माइनस R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। और ये होता भी क्या है, ये तो सर पोजीशन वेक्टर है। सर क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर रिवाइज करना पड़ेगा क्या आप लोग को? क्या सिखाया था मैंने? अगर मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, मैंने क्या बनाया, ये तुम्हारा x एक्सिस ही हो गया तुम्हारा y एक्सिस। ये क्या था, ओरिजिन। ओरिजिन पे कौन बैठता है, हम लोग, है ना, ऑब्जर्वर बैठता है। ऑब्जर्वर क्या करता है, Q1 को देख रहा है और ठीक है, तो यहाँ Q1 को देखते टाइम उसने जो वेक्टर बनाया वो R1 हो गया, और Q2 को जो देखते टाइम बनाया वो क्या हो गया? क्या भाई सही समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब Q2 से Q1 की तरफ जो जाएगा, अगर ये एरो है तो 2 से 1 गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसका मतलब, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो बेटा, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो 11th का सेशन ज्वाइन कर लेना, रिप्लाई करिए बेटा, क्योंकि वेक्टर उसमें पढ़ाएंगे हम 11th में। चलिए ठीक है, इसका मतलब आपको आ रहा होगा। ओके ओके ठीक है बॉस। तो देखो यहां पर, तो Q2 से Q1 के लिए क्या करेंगे, अब हमारा जो फाइनल वेक्टर है वो क्या होगा, देखो R1, देखो ना, यहां से कोई भी चीज देखते जाना ध्यान से, यहां से कोई यहां जा रहा है, तो तुम्हारे लिए, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम O पे बैठे हो, तुम क्या देखोगे कि यहां से यहां पहुंचेगा तो उसका वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, हो जाएगा ना R1। अच्छा अच्छा, तो अब पहले कहां था वो, R2, तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यही तो होगी, यही होगी ना, समझ में आ गया? तो ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सर ये तो आपने वेक्टर पढ़ा दिया, ये क्यों पढ़ा दिया, ये तो वेस्ट हो गया टाइम। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि अब तुम्हें एक चीज याद करवा रहा हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता था सर? यूनिट वेक्टर पढ़ना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता था, अगर n का यूनिट वेक्टर है तो n वेक्टर से डिवाइड कर दो n वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ऊपर जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में लिखा है, नीचे जो लिखा है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो मैंने वेक्टर क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसका यूज पड़ेगा आगे। तो बाद में मैं इस यूनिट वेक्टर को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, किससे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इसीलिए तब उस टाइम पर डरना मत। तो इसका मतलब सर ये क्लियर हो गया है ना। तो ये आपका पहला जो हिस्सा है, दिस इज योर नथिंग बट मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन। क्या है ये, डायरेक्शन है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्या है, F21। अब पढ़ना आ गया, F2 मतलब 2 के ऊपर फोर्स लग रहा होगा और 1 लगा रहा होगा, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया।
ठीक है, F21 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्लियर है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, R12 2 के ऊपर फोर्स लग रहा था, तो मतलब ध्यान देना इधर से इधर, तो हम R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R12 क्लियर है। तो R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 क्लियर है। तो फॉर्मूला क्लियर है वेक्टर का, ये तो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, अगर सर वेक्टर लिख दोगे आप तो मैं लिखूंगा R2 माइनस, ठीक है। ये डायरेक्टली अभी इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन आगे होगा। चीजें क्लियर हो गई। अभी तो मैं सब 11th पढ़ा रहा हूं, है ना, 11th में पढ़ाया था सब, ठीक है, ओके। तो देखो सेम चीज यहां पर नोट्स बना रहे हो कि नहीं, साथ साथ में मिटा दूं, थोड़ा बहुत मिटाता हूं, ठीक है। नोट्स बनाइए नहीं तो दिक्कत होगी बॉस। देखो नीचे सब कुछ वही लिखा है जो मैंने पढ़ाया। अरे आज समझ में आया क्यों मैं लिख रहा था, देखो बस इतना ही मिटाऊंगा। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से, F12, अरे ये वाला फॉर्मूला, R21 को हटा के क्या लिख दिया, R1 माइनस, ठीक है। और यहां क्या लिखा है, R1 माइनस R2 का, ठीक है। यहां मॉड क्यों लगा रखा है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है। कैसे किया, फिर से देख लो, इसका डेरिवेशन देख लो फटाफट, K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर होगा। अरे यार ये जो R लिखा हुआ है ये है क्या, Q1 Q2 के बीच की दूरी, ठीक, सही है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं इस चाहूं इस मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां ऊपर लिखा था R21 यूनिट वेक्टर, मैं उसको वेक्टर का मॉड कर दूं क्या। अच्छा R21 वेक्टर है क्या सर, R21 का मतलब है इनके बीच का डिस्टेंस, और एरो का मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन कह रहा है सर, R21 कह रहा है 2 से 1, Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, है ना। सारी पर आपने मॉड लगा दिया तो डायरेक्शन का काम खत्म। तो मैं कह सकता हूं सर ये दिस इज नथिंग बट R, है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, सब कुछ तो आता है। तो मैं इस फॉर्मूले को देख लेना ध्यान से, पहले यूनिट वेक्टर लिखूंगा और फिर धीमे से क्या करूंगा, देखते जाना ध्यान से, यहां से ये इरेज करूंगा, जो हमने सीखा उसी को यहां पर लिख दूंगा, R21 वेक्टर का मॉड और इसका स्क्वायर। कोई गलती कर दी मैंने क्या, नहीं की ना गलती, यहां लिखा है और यूज कर लिया, R को हटा दिया बस, ठीक है। इसका मतलब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, वेरी गुड। लेकिन यूनिट वेक्टर कहां से हटेगा सर, ये कहां से आ गया सिर दर्द। तो मैंने कहा बेटा ध्यान देना, यहां पर कहां ध्यान देना, मैं कहूंगा ये क्यों पढ़ाया मैंने, इसीलिए तो पढ़ाया था ताकि इसका इस्तेमाल कर सकें। तो अब मैं क्या करूंगा, R21 यूनिट वेक्टर को किस में कन्वर्ट करूंगा, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, इसी फॉर्मूले की मदद से। तो यहां लिख रहा हूं R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ R21 वेक्टर। सही लिखा मैंने, यही चीज ऊपर लिखी थी, फॉर्मूला यही है, वेरी गुड। अब मैं इसको उठा के पुट कर सकता हूं अपने फॉर्मूले में, कर सकता हूं ना। तो क्या आएगा देखते हैं, इधर की तरफ करो, जगह नहीं है, इधर करो। तो फाइनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा, फाइनल फॉर्मूला दिखेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहां पर देखना ध्यान से, पहले से क्या लिखा है, R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, सेम चीज उतार दी मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाई R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। अच्छा R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर था ही, एक और मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा। ये क्या लिखा है, क्यूब ही तो लिखा हुआ है, सही तो कह रहा हूं मैं। और R21 की वैल्यू क्या सिखाई थी मैंने, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस, क्या भाई, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करने आती है हमें, हम कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग ही तो करी बेटा, देखो ये नीचे मेरा फॉर्मूला डेरिवेशन है, बस इसमें ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, देखो सेम चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, सेम चीज मिल रही है, समझ में आ गया।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है। कुछ ऐसा लगा जो समझ नहीं आ रहा है, आप फिगर सीख लो। ये मिटा दूं, ये मिटा दो। देखो बेटा नोट्स बनाना साथ साथ में, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं सारी चीजें खुद डिराइव करके दिखाऊंगा, तो मुझे तो जगह कम ही पड़ती है। साथ साथ में पेन चलाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ये फिगर की बात नहीं करी मैंने, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया। क्यों भाई, ये फिगर मैंने पहले बताया कि नहीं, पीछे ही बता दिया था मैंने। एक बार फिर से देख लो, यहां पर मैं एक चीज मिटाया था मैंने, ये मैंने पीछे ही बता दिया, वापस से देख लो भाई, नहीं आता तो पीछे मुड़ जाएंगे। यहां मिट गया है, ठीक है। देखो ये ओरिजिन है तेरी, ठीक है, यहां कौन बैठा है, तू बैठा है ना। फिर ये क्या है, Q1 है, ये तेरा क्या है, Q2। ठीक, Q1 को लोकेट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे बेटा हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से Q1 की लोकेशन कितनी हो गई, R1 वेक्टर। ठीक है, सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या करेंगे, फिर हम Q2 को लोकेट करेंगे, इसका वेक्टर क्या आ गया, R2 वेक्टर। सिंपल था, यही मैंने पहले बताया था। अब मैंने क्या सिखाया, R21 का मतलब क्या है भाई, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। देखो एरो क्या बना हुआ है इस फिगर में, जो एरो बनाया मैं अपना मिटा रहा हूं, और इसमें जो लिखा हुआ है वो देखो, एरो दिख रहा है, मेरा एरो मिलाओ, सेम चीज बताई थी मैंने, 2 से 1 की तरफ। ये देखो ये एरो बना है इसमें, मैं भी तो यही कह रहा हूं कब से। और R21 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में सब कुछ आ गया। अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, अगर नहीं आता है 11th की चीजें रिवाइज क्या करनी है, एडिशन ऑफ वेक्टर। और अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको पता है एडिशन ही मतलब है सब्ट्रैक्शन, कुछ करना ही नहीं है ना। क्या सिखाया था मैंने, बहुत सिंपल सिखाया था। मैंने कहा था वेक्टर को पलट दो, मैंने यही बताया था ना। अगर a माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ है, उसको a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये मैंने सिखाया, ट्रिक सिखाई ना तुमको। क्या सिखाया था, एक वेक्टर a हो गया, एक वेक्टर b हो गया, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, इस b को उठाएंगे और उल्टा कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे, तो बस वही करना है। ठीक है, चलो नहीं आता है तो अभी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर बेटा आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आपको नहीं आ रहा है तो वेट करना, न्यूमेरिकल में मैं सब करके दिखाऊंगा। और अगर अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो यार ऐसी बात है ना, फिजिक्स में इतनी बार देखने को मिलेगा, तुम भी पक जाओगे। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है, अगर एक इस बॉक्स ले लें, ठीक, उसमें 10 लोगों को बैठा दें या फिर 10 अलग अलग चार्ज बैठा दें, ठीक। अगर मैं कहता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, मजा आएगा। ऐसे 10 लोग बैठे होंगे, ठीक है, ये इतने लोग बना दिए मैंने, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये तुम बैठे हो, तुम क्या हो, ऑब्जर्वर। ये क्या है Q1, ये क्या है Q2, ये क्या है Q3, ये क्या है Q4, ठीक है, Q4 काफी है। ऐसे तुम 10 बना सकते हो, 1000 बना सकते हो, 1 करोड़ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोकेट करें, R1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, R4, अभी यही बनाएंगे हम, ये हो जाएगा तेरा R3 वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चल, मतलब 2 से तो ज्यादा ही है, इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, कूलम्ब जो लॉ है, क्या उसमें कहीं कूलम्ब साहब ने ये कहा कि एक से ज्यादा चार्ज कभी भी बल नहीं लगा सकता या फोर्स नहीं लगा सकता दूसरे पर? ऐसा उन्होंने कुछ बोला क्या, सिर्फ 2 ही चार्ज होने चाहिए? नहीं बोली ना उन्होंने। तो इसका मतलब है सर, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोली कि 2 लोगों के बीच का ही बल निकाल सकते हैं, एक बार में 2 लोगों के बीच का ही बल हम निकाल सकते हैं। तो अगर सर पहला पेयर आपका ये हो गया, तो दूसरा पेयर क्या होगा, ये होगा। तीसरा क्या होगा सर,
होगा कि नहीं होगा? मतलब Q4 Q2 Q3 मिलके जो Q1 पे फोर्स लगाएंगे, है ना? तो ये तीन अलग अलग फोर्स हो गए ना? वेरी गुड, समझ में तो तुम्हें बहुत तेज आता है। इसका मतलब है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जहां पर एक से ज्यादा चार्ज या एक से ज्यादा लोग हों, है ना, और किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स की बात हो रही है। लेट हो गए तुम? हाँ, तो वहां पर ध्यान देना कि जो फोर्सेस का सम है, मतलब जो टोटल फोर्स F net on Q1 will be equal to F1 plus F2 plus F3। मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर तुम मैग्नीट्यूड चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, मॉड लगा दो बस। क्या करना है? मॉड। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? सिंपल सर, वेक्टर ही तो है, वेक्टर एडिशन कर लेंगे। एक बार में 2 को कर लो, चाहे एक बार में 3 को या 4 को या 5 को कर लो, कोई दिक्कत। हमने पॉलीगन लॉ भी तो पढ़ा, 2 से ज्यादा के लिए पे तो एडिशन आता है ना हम लोग को। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चंस में दम बिल्कुल नहीं होता बेटा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पढ़ दें इसको। द फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ presence or absence of other charges, and so the principle of superposition is valid, that is force on a charged particle due to other भी क्या करेंगे हम ऐड, इसमें से आई थिंक कुछ डिलीट हो गया है, ठीक है, ये डिलीट हो गया है, ड्यू टू अदर चार्जेस। यहाँ लिखना, आगे ये लाइन इतनी कंक्लूड करनी है, ठीक है। आगे देखिए, जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, इज मेनी बॉडी इंटरेक्शन, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई बॉडीज का इंटरेक्शन होता है, चेन रिएक्शन जो होता है, ठीक। आगे देखो, यहां पर व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम। यही तो मैंने पढ़ाया। क्या बताया था मैंने क्या बोला था लास्ट में? देखो, मैंने ऐसे लिखा था ना, F net on Q1, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। उससे मैंने क्या किया था? F1 प्लस F2 प्लस, ठीक है, यही किया था ना बॉस मैंने। तो ये वेक्टर सम ही तो है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, देखो, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में इसने क्या कर दिया, सबको लिख दिया, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से। ये हो गया तेरा F1 एंड ये Fi और Fn, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? आपको पता होगा, जो फर्स्ट चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? अरे भाई, Q1 तो Q1 ही रहेगा ना। तो फर्स्ट चार्ज अगर Q0 है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, और K क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सिंपल है। तो K Q0 को मैं बाहर ले सकता हूं, चलो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो, Q1 Q2 अपॉन R21 लिख दूं मैं, R21 लिख दूं, ठीक। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, मैं एक काम करता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या करता हूं, R21 का स्क्वायर लिख दूं, फिगर बना दूं। देखो फिगर, एक मिनट, ये तेरा हो गया Q1, ये तेरा हो गया Q2, एंड ये तेरा हो गया, सिंपल है। ये तुम्हारा हो गया R1, ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर था। Q1 Q2 ले रहे हैं तो इनके बीच की दूरी ये वाली होगी। ये क्या होता था? R21 होता था ना, 2 से 1 की तरफ फोर्स ऑन Q1 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ, और अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो R21 यूनिट वेक्टर। अभी तो सीख के आए जस्ट ये वाला, है ना, कोई डाउट नहीं। इसके बाद क्या होगा? प्लस ये वाला सब चाहिए हमें, Q3 वाले से क्या होगा? तो क्या करोगे? अब मैं इरेज करूंगा क्योंकि इसमें छोटा सा डायग्राम है, तो मैं ये वाला इरेज कर सकता हूं ना Q2 वाले को, ताकि आपको क्लियरली दिखे। सिर्फ मैं 2 लाइनें छोड़ूंगा, है ना। यहां पर Q1 Q3 है, तो इनके बीच का ये हो जाएगा, है ना। अब क्या बनेगा? देखो, 3 से 1 आना, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? R31, यही होगा ना। वेरी गुड।
तो अब यहां क्या लिख देंगे, K Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, सही है। और यहां इनटू में क्या लिखेंगे, R31 यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है। दोनों में तुम नोटिस करो क्या कॉमन है सर, KQ1 तो कॉमन है सर, बाहर ले सकते हैं। ध्यान से देखो यहां क्या किया, लेकिन सर ये क्या है ना, ये देख के बहुत डर लग रहा है इससे, है ना, बहुत डर लग रहा है। चलो एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे एक स्लाइड आपके लिए ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक सेकंड के अंदर अभी आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, आजकल कूलम्ब्स लॉ देखने के बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है बॉस। अब देखो पूरा डेरिवेशन प्यार से, ठीक है, मेरे पास जगह ही जगह है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 Q3 और चल तेरे लिए Q4। ठीक है बॉस, क्लियर, यहां तक तो मामला सेट है, यहां तक तो मामला सेट है। ये R4 वाला चक्कर है, अभी समझ नहीं आ रहा, इसको देखते हैं, जितना किया वो कर लेते हैं। ये पहले समझ लो समेशन क्या होता है। समेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी वाली चीजों को जो कि रिपीट हो रही है, मैंने ये नहीं बोला वैल्यू सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, साथ में कॉमन क्या है, सब फोर्स है, और सब फोर्स में एक और चीज क्या कॉमन है, सारे फोर्स Q1 पे ही लग रहे हैं, सारे फोर्स कहां लग रहे हैं। तो मैं देख सकता हूं कि इनके बीच में कुछ कॉमन है एडिशन के टाइम पे, उसको मैं समेशन के फॉर्म में, और उसकी स्टार्टिंग कहां से है और उसकी एंडिंग कहां तक है। मेरे केस में एन की वैल्यू कितनी है, कितने चार्ज हैं, 4, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, स्टार्टिंग कहां से है, 1 से। ये समेशन किसके आगे लगेगा, Q1 Q2 के बाद क्या आया था, Q1 Q3, उसके बाद क्या आया था, Q1 Q4 आएगा, उसके बाद Q1, लेकिन बाद वाला ही चेंज हो रहा है ना। तो मैं एक लिखूंगा इसमें, इधर देखना ध्यान से, फॉर्मूला कैसे बनता है, Q1 लिख दूं और दूसरा मैं QI लिखूंगा। QI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस I की वैल्यू, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, R21 R31 R41 एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूं I इंटू 1, क्या भाई सही है, ठीक है, या I+1 लिख दूं, या मैग्नीट्यूड में कर दूं सीधे सीधे इसको। मैग्नीट्यूड में करूंगा तो क्या फायदा होगा, देखना ध्यान से, ठीक है। मैंने उनके बीच की दूरी को R1 R2 R3 करके डिनोट कर दिया वेक्टर फॉर्म में। आगे वहां पे क्या लिखा है देखो, R12 को मैंने कैसे डिनोट कर दिया, इधर देखो ध्यान से, R12 को ये डिनोमिनेटर को हटा के इसको R कर दे, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया, यहां पर RI यूनिट वेक्टर। इससे क्या हो गया, यहां मैंने R1 लिया है तो इसने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप जैसे कर रहे हो वैसे भी सही है, परफेक्ट है, आंसर तो सेम आना है। ये चीज आपका होता है समेशन, समझ में आया। और यहां स्क्वायर वाला पार्ट क्या है, जो यहां चलेगा यही चलेगा ना। और ध्यान देना ये स्क्वायर में होता है, बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कूलम्ब्स लॉ में। अगर कुछ है तो यही है, ये समझ में आ गया तो कूलम्ब्स लॉ खत्म, ठीक है। तो वेक्टर है इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है पूरे फिजिक्स का 12th क्लास में। ये आराम आराम से चलेगा, ये आएगा तभी आपको आगे चैप्टर में समझ में आएगा। तो वापस से घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना फॉर्मूला बना लो। लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो आई लेके चल रहे हैं वो क्या कर दिया, इसको पोजीशन वेक्टर को ऐसे कर दिया, ठीक है, नामकरण से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, R1 डैश R2 डैश R3 डैश R4
और यहाँ पर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा, Q1 की तरफ है। हम जितने भी निकाल रहे हैं सब Q1 की तरफ है, तो हम इसको एक नाम से निकाल सकते हैं। पहले पेयर को लिख दिया क्या, R1 यूनिट वेक्टर, या फिर R1 वेक्टर अपॉन R1 का मॉड, यही तो होगा ना। सिमिलरली यहां क्या जाएगा, R2, ठीक, यहां क्या आ जाएगा, ठीक है, तीन ही फोर्स हैं, यही होगा यहां पर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। इसको जरा ओपन कर लेते हैं अपने केस के लिए। F1 क्या हो जाएगा बताओ, KQ1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर प्लस F2 इज इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन, बताओ, ठीक, और क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। इन तीनों में से कॉमन क्या लिया, KQ1, तो ये फॉर्मूला लास्ट में कैसा लिखने लगा, ऐसा। कहां तक जाएगा, n इज इक्वल टू 3, यहां क्या आ जाएगा, यहां पर भी 4 लिया तो आगे जाना पड़ेगा ना, इसलिए इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तीन ही फोर्स है ना, ये आ जाएगा आपका Q I अपॉन इंटू R I यूनिट वेक्टर अपॉन R I स्क्वायर, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, समझ गए। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई, तो 4 है, कहाँ Q 4 है, Q तो 4 है, लेकिन आपकी जो वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है ना, मैंने 1 से स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ तो यहाँ पर या तो मैं 2 से स्टार्ट करूं और इसको Q0 करके इसको Q1 करूं, Q2 करूं, तो समझाने के लिए लिखा था बस मैंने। वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो पेयर में मैं लेके चल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कहां से लेके चल रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैच कराना वो इससे मैच कराना, जो बुक वाला है, इसलिए अच्छा हो। बेटा आपको समझ में आया, थोड़ा कम आया होगा, आप लोगों को आ गया ना सबको, तो बहुत लेट आया तेरे को, तो एक तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक, ऊपर से लेट, वाह क्या कॉम्बिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं आएगा वी विल रिवाइज इट, डोंट वरी, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वी विल रिवाइज इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, अगेन इजी है। यहां पर ध्यान देना, यहां पे कह रहे हैं बेटा मैं आपको कॉल करवा रहा हूं, दूसरे मैं क्लास में हूं एक्चुअली। वंदना मैम की निहारिका को फोन कर ले, उस बच्ची को यहाँ विजिट कर रही है ना ऑफलाइन क्लास के लिए। चलो इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, कभी सुना हो, अगर कहीं सुना हो, हाँ कुछ भी ऐसा, नेट फोर्स जीरो, बस वेरी गुड, बस इतना ही जानना ही है, इससे ज्यादा सुनना भी नहीं है। इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं देखो तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, बस इतनी बात रट लो, देखो चीजें कैसे मजेदार हो जाएंगी। इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कोलंबियन फोर्स, कूलम्ब फोर्स को ही कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अलोन कैन नेवर बी स्टेबल, तो अगर कभी भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर अकेला फोर्स है कोलंबियन फोर्स तो वो स्टेबल तो नहीं होगा, वो तभी स्टेबल होगा जितना वो फोर्स लगा रहा Q1 Q2 पे लगा रहा उतना ही Q2 Q1 पे भी लगा दे, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा। तो यहां देखो, अगर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस की बात करें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल Q1, ये कैपिटल Q2, और बीच में क्या है Q, देखना इसको ध्यान से। तो यहां पर अगर हम कोलंबियन फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं कहता हूं नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज जीरो, क्लियर है, तो इसका मतलब एक तो फोर्स लग रहा होगा Q1 कैपिटल Q1 की वजह से स्मॉल q पर, और एक लग रहा होगा कैपिटल Q2 की वजह से स्मॉल q पर, और ये दोनों जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, वेरी गुड।
नहीं तो ये जो बीच वाला क्यू है वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी एक की तरफ जाएगा ना। अगर नेट जीरो होगा तो क्या होगा, वो अपनी जगह पर रुका रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, अगर हम फोर्स निकालें तो k कैपिटल Q1 इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। अगर Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस r है तो स्मॉल q और Q2 के बीच में क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। यही तो होगा ना, यही होगा, सिंपल है। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है। F net is equal to 0. थर्ड चार्ज शुड बी अनलाइक इन नेचर एज F Q1 is equal to कितना हो जाएगा। अगर थर्ड चार्ज की बात करें, अनलाइक का मतलब, देखो बेटा सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना एकदम ध्यान से। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम होगा, नहीं हो सकता ना। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो क्या होगा, स्टेबल होगा, हो जाएगा। एक मिनट आराम से सोच के बोला करो मेरी बात को, हम बहुत सोच के बोलते हैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, इक्विलिब्रियम हो सकता है। निगेटिव निगेटिव को ढकेलेगा, चलो बेटा निकलो, मुझे तुम पसंद नहीं आए, है ना। ये इधर से इसको ढकेलेगा स्मॉल क्यू को, ये पॉजिटिव कह रहा है हम तो चाह ही रहे हैं तुम मेरे घर आ जाओ, ये भी खींचेगा। अब बताओ, एक उसको ढकेल रहा है, एक इसको खींच रहा है, ये तो दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे हैं ना, तो कभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम हमेशा से जब इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है जो बीच वाला चार्ज है इसको अनलाइक नेचर का होना होगा और Q1 Q2 को सेम नेचर का होना होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी जीरो। अब इसको प्लस कर दो, देखो जरा, Q2 खींच रहा है अपनी तरफ, Q1 भी खींच रहा है, समझ गए, समझ में आया। प्लस 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 में कैसे होगा, वो उसको ढकेलेगा, फिर उसको ढकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स चल रहा है, फिर नेट फोर्स अगर दोनों का क्या होगा, हाँ हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो डोमिनेटिंग होगा वही जीतेगा, डोमिनेटिंग होगा वही जीतेगा। बट वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो अब यही है, लो आधा पता है, आगे का पता है, प्लस माइनस प्लस भी तो फिर सेम ही केस हुआ ना, दो केसेस होंगे, अभी सीखेंगे हम लोग, जस्ट इसके बाद टॉपिक है, ठीक है। उसमें तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, अट्रैक्टिंग में बड़े प्यार से वो स्टेबिलिटी में चला जाएगा, इसलिए दो इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ाई जाती है, होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, ठीक है। हम लोग वो पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, सिंपल एक्सप्रेशन है और ये डेरिवेशन के साथ अगली क्लास मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगली क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि ये डेरिवेशन होता कैसे, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ये आपका होमवर्क है और मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इससे कूलम फोर्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ये x का फॉर्मूला बनाना है, x का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मतलब पूछ रहे हैं कि ये x की लोकेशन क्या होगी सच दैट ये क्या हो, आपका इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक। यहीं से कहीं से शुरू होगा, अब वो दिमाग आपको लगाना है, यहीं से कहीं से शुरू होगा, ठीक है। अब वो कहां शुरू होगा वो दिमाग तुम लगाओ, बहुत सिंपल है, लेकिन ठीक। एक फॉर्मूला x का बनाना है और इसका ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होगा और फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तो समझ में आया जो कुछ बढ़ाया मैंने आज, कोई डाउट। निहारिका कह रही है अभी जस्ट हम आए हैं, क्लास ही खत्म हो गई है ना, तुम इतना लेट आई हो